हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा 25 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक एनटीपीसी का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से जो लाइव है वो फटाफट से कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जिन जिन बच्चों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होगा उनका सबका क्लियर हो जाए, उनको यहाँ से हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे शो क्या होता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे जो शो होता है ये देख लीजिए कौन सा है। प्राचीन वेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे प्राचीन वेद की अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीन वेद है जी ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? सबसे नवीनतम सबसे नया वेद कौन सा है? अगर उसकी बात की जाए तो प्राचीन किसकी बात की जाए तो ऋग्वेद। अगर यहीं पे बात की जाए नया वेद कौन सा है तो ये है जी अर्थर्ववेद। कौन सा है? अर्थर्ववेद सबसे न्यू वेद है। ऋग्वेद में किसके बारे में है? इसके बारे में मंत्रों का जिक्र है। किसका जिक्र है जी? मंत्रों का जिक्र है। और इसकी अगर बात की जाए इसमें जादू टोना का जिक्र है। किसके अंदर? अर्थर्ववेद के अंदर। ऋग्वेद में जो यज्ञ हवन वगैरह का जिक्र मिलता है, लेकिन यहाँ पे काली जादू के बारे में, काले तंत्र मंत्र विद्या के वशीकरण के बारे में यहाँ पे जिक्र मिलता है। वेदों की रचना की अगर बात की जाए तो वेदों की रचना कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? वेदों की रचना की गई थी जी आर्यों के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? आर्यों के द्वारा की गई थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है कि आर्य कहाँ से आए थे? आर्य भारत के निवासी नहीं थे। आर्य कहाँ से आए थे? आर्य की अगर हम बात करें तो ये मध्य एशिया से आए थे जी। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से ये आए थे। और सबसे अलग अलग विद्वानों ने यहाँ पे अलग अलग बताया है कि ये जो आर्य थे यहीं के निवासी थे, कुछ ने कहा है कि बाहर के थे। लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? मैक्स मुल्लर। क्या नाम है उनका? उनका नाम है जी मैक्स मुल्लर। अगर मैक्स मुल्लर की बात की जाए तो मैक्स मुल्लर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए और आने के बाद भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सिंधु नदी के किनारे आसपास आकर क्या गए थे? बस गए थे। और यहाँ पे आर्यों से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मिलता है। आर्यों ने ही वेदों की रचना की थी। सबसे पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। और आखिरी वेद कौन सा था? अथर्ववेद है। चार हमारे वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, उसके बाद युजुर्वेद और सामवेद। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, युजुर्वेद, सामवेद। अगर पूछा जाए सीक्वेंस में लगाओ तो सीक्वेंस में लगाने के कालक्रम की बात करें हम, पहले नंबर पर कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? युजुर्वेद है। तीसरे नंबर पर कौन है? सामवेद है। और चौथे नंबर पर कौन सा है? अथर्ववेद है। सामवेद को ही क्या माना जाता है? सामवेद को माना जाता है जी संगीत का जनक। क्या माना जाता है? संगीत का जनक माना जाता है। किसको? सामवेद को। अब आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। कहाँ पे आगे बसे? मैक्स मुलर के काल में से। यहीं पे एक क्वेश्चन ये आ जाता है, जो हड़प्पा घाटी सभ्यता थी, बात करें हम किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत माना जाता है जी किसको? आर्यों को। किसको माना जाता है? आर्यों को। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में किस किस का हाथ है, किस किस का यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो कुछ विद्वान हमें कहते हैं कि जी यहाँ पे बीमारी फैल गई, कुछ कहते हैं आंधी तूफान आ गई, ज्यादा वर्षा आ गई, बाढ़ आ गई। कुछ कहते हैं जी जब आर्य आए, आर्यों ने भी क्या किया था? इनका विनाश करने की कोशिश की थी। आर्यों ने भी इनका विनाश किया था। तो एक आर्य भी इनका जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में क्या है? अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ इतिहासकार हमें यहाँ तक बताते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चंपारण आंदोलन।
चंपारण आंदोलन की बात की जा रही है जी। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो चंपारण आंदोलन हुआ जी 1917 का नेतृत्व में। कब हुआ? 1917 के अंदर हुआ। और चंपारण आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो किसने किया था जी? महात्मा गांधी ने किया था जी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी को हम किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रपिता के नाम से हम इसको जानते हैं। महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, कौन सी? केसर ए हिंद की उपाधि जी। कौन सी उपाधि दी थी जी? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी जी। किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहां से आए थे जी? साउथ अफ्रीका से लौटे थे। और 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं जी? प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और क्वेश्चन यहां से यह आता है, गांधी का पहला सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। गांधी का सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो गांधी का सत्याग्रह, पहला गांधी का सत्याग्रह फटाफट से बता दीजिए। तो कब हुआ था? 1906 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1906 के अंदर हुआ। यहीं पे बात की जाए भारत के अंदर पहला 1906 के अंदर कहां पे हुआ? साउथ अफ्रीका में गांधी ने सत्याग्रह किया। भारत के अंदर पहला सत्याग्रह कब किया? भारत के अंदर की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर पहला सत्याग्रह था कहां पे? 1917 के अंदर चंपारण के अंदर। कहां पे? चंपारण के अंदर था जी। चंपारण के अंदर कब हुआ? 1917 को हुआ। किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह 1906 में कहां पे? साउथ अफ्रीका में। भारत के अंदर पहला सत्याग्रह कब? 1917 के अंदर चंपारण के अंदर गांधी जी ने सत्याग्रह की अवहेलना की थी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना, क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी जी 1906 के अंदर। कब हुई थी जी? 1906 के अंदर हुई थी। कहां पे हुई थी जी? 1906 के अंदर। 1906 के अंदर हुई थी जी ढाका के अंदर। कहां पे हुई थी अगर हम इसकी बात करें तो 1906 में हुई थी जी ढाका के अंदर। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम बात करें यहां पे अली आगा खान ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी जी। और इसी मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 के अंदर, इसी मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने, किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया जी? मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की क्या की थी? अलग मांग की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 के अंदर होती है जी। और मोहम्मद अली जिन्ना 1940 के अंदर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। तो इसने क्या किया? अलग पाकिस्तान की मांग उठाई थी जी। और 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ? अलग पाकिस्तान बना जी। क्या बनता है? अलग पाकिस्तान बनता है कब? 14 अगस्त 1947 को। और इसके बाद हम बात करें 1907 यानी कि अगले ही वर्ष क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन जी। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था जी। और सूरत अधिवेशन के अंदर क्या किया गया? कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया गया। कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन से? एक तरफ तो गरम दल है और एक तरफ नरम दल है। नरम दल का नेतृत्व कर रहा था फिरोज शाह मेहता और गरम दल के 3 व्यक्ति आते हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर और विपिन चंद्र पाल थे।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेद विट्रियल को किस नाम से जाना जाता है? स्पेद विट्रियल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जिस जिंक सल्फेट से। किस नाम से जाना जाता है? जिंक सल्फेट से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? ZnSO4। क्या है? ZnSO4 क्या है इसका फार्मूला है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? अगर बात की जाए तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो इसका मुख्यालय कहां पे है जी? इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय है। और बात करें हम, अगर बात की जाए विश्व बैंक का मुख्यालय की तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर क्या है? इसका मुख्यालय है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीबी कितने एमबी के बराबर होता है? जी ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो रहा है, कहीं ना कहीं हर रोज ये क्वेश्चन रिपीट होता ही जा रहा है जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1 GB 1024 MB के क्या है? बराबर है। यहीं पे बात की जाए 1 MB किसके बराबर है? 1 MB किसके बराबर है? तो 1024 KB के बराबर है जी। 1 MB 1024 के और 1 GB 1024 MB के बराबर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। किलिमंजारो से संबंधित एक प्रश्न जी। किलिमंजारो से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है। तो बात करें हम किलिमंजारो की तो ये कहाँ पे पड़ता है? इसकी अगर हम बात करें किलिमंजारो की तो क्या है ये? किलिमंजारो क्या है बता दीजिए फटाफट से। किलिमंजारो की अगर हम बात करें तो किलिमंजारो पड़ता है जी अफ्रीका के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जी। और अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात की जाए तो ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी है जी। क्या है? सबसे ऊंची चोटी। जिनकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? अगर इसकी बात की जाए तो इनकी ऊंचाई है जी 5882 मीटर। किलिमंजारो से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया हो सकता है क्वेश्चन हो कहाँ पे है? अफ्रीका के अंदर। इसकी सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका महाद्वीप की कितनी? 5882 मीटर। यहीं पे बात की जाए कितने फीट ऊंची है? तो 19,298 फीट ऊंची। अगर फीटों में पूछी जाए तो 19,298 फीट ऊंची है जी। क्या? किलिमंजारो। उसके बाद बात करें GUI की अगर बात की जाए पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या है? GUI की फुल फॉर्म है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। 2018 में राजीव गांधी पुरस्कार किसकी बात करें हम? 2018 में राजीव गांधी पुरस्कार किसको मिला? तो 2018 का राजीव गांधी पुरस्कार था जो विराट कोहली और मीराबाई चानू को मिला था। किसको मिला था? मीराबाई को मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अनुच्छेद 108 यानी कि आर्टिकल 108 की बात की जा रही है तो किससे संबंधित है?
तो इसकी बात करें हम, संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा कहा जाता है, सॉरी राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। किसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं जी। संयुक्त बैठक को जो राष्ट्रपति बुला सकता है, संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है आर्टिकल 108 के तहत। संसद के अंदर की अगर हम बात करें तो संसद के 3 पिलर हैं जी। कितने पिलर हैं, 3 पिलर है संसद के। कौन कौन से, अगर इनकी बात की जाए तो यहां पे हम बात करें कौन कौन से, एक आता है जी राष्ट्रपति, एक आता है लोकसभा, और एक आता है जी राज्यसभा। तो किसकी कितनी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति और संसद के 3 वो होते हैं, पिलर होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर बात की जाए यहाँ पे संसद के आर्टिकल की, तो संसद का जिक्र है 79 आर्टिकल में। राष्ट्रपति के जिक्र की हम बात करें तो राष्ट्रपति का जिक्र है 52 में। लोकसभा की अगर बात की जाए तो 81 में, और राज्यसभा की बात करें 80 में। जो लोकसभा होता है, हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है इसको, लोगों का समूह बोला जाता है, लोगों का विभाग इसको बोला जाता है। इसको हम निम्न सदन बोलते हैं, क्योंकि हर 5 साल के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। राज्यसभा की अगर बात करें, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है। और ये हैं तीनों संसद के क्या अहम। आर्टिकल 52 के अंदर लिखा गया है कि भारत का एक संवैधानिक प्रमुख होगा, जो कौन होगा, जो होगा जी राष्ट्रपति। अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चलता है, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है जी। और महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगता है, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। उसके बाद हम बात करें अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जी की। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो वो है जी गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर के अंदर ही क्या है, एक माउंट आबू है, जो सबसे क्या है, ऊंचाई है। अगर बात की जाए ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, किसकी, गुरु शिखर की। और यहां पर एक दिलवाड़ा जैन मंदिर है जी, माउंट आबू के अंदर ही क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है जी। बात करें हम अरावली पर्वत श्रृंखला कैसी है, नवीनतम या प्राचीन, तो ये सबसे क्या है जी, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कौन सी, अरावली। यहीं पे बात की जाए जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो कैसी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, वो है जी नवीनतम। कौन सी है, नवीनतम है। और प्राचीनतम अरावली और नवीनतम क्या है, हिमालय है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। 8048 मीटर, 8848 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे अरावली की जो माउंट आबू है, गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। और यहीं पर क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना। पद्म पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना से एक क्वेश्चन आता है, तो इसकी स्थापना अगर की तो इसका जो पुरस्कार की स्थापना वर्ष होता है वो कब है,
वो है जी 1954 के अंदर। कब है? 1954 के अंदर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के दौरान भारत का वायसराय कौन था? भारत की स्वतंत्रता के दौरान भारत का वायसराय पूछा जा रहा है जी। भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय था जी माउंट बेटन। क्या था? माउंट बेटन था। और माउंट बेटन नाम से एक योजना आई थी भारत के अंदर। इसने क्या कहा था कि हम 30 जून 1948 तक भारत को क्या कर देंगे? भारत को कर देंगे जी आजाद। क्या कर देंगे? भारत को आजाद कर देंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और इस माउंटबेटन योजना के तहत ही क्या हुआ? 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1947 को क्या किया गया? यहां पे पाकिस्तान को अलग किया गया, भारत को क्या किया गया? स्वतंत्र कर दिया गया था। तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाता है और भारत कब मनाता है? 15 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। माउंटबेटन जो योजना थी इसमें कब कहा गया था कि 30 जून 1948 को हम क्या कर देंगे? भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन कब कर दिया गया? 15 अगस्त 1947 को ही भारत को क्या कर दिया गया था? आजाद कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। इससे पहले बात करें हम 1940 की। 1940 में क्या आता है? 1940 के अंदर आता है जी कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है जी। कब? 1940 के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। फटाफट से ध्यान दे लीजिए। तो बात कर रहे हैं हम क्वेश्चनों की यहाँ पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। कौन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होता है? अगर बात की जाए जी, अगर हम बात करें, एक मिनट प्यारे बच्चों।
माफी चाहूंगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आईडीबीआई बैंक की स्थापना की, क्वेश्चन कौन सा है, आईडीबीआई बैंक की स्थापना वर्ष। तो आईडीबीआई का बैंक पूछा जा रहा है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी जी कब हुई थी, 1964 के अंदर हुई थी जी। कब हुई थी, 1964 के अंदर हुई थी। बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है जी मुंबई के अंदर। कहाँ पे हेडक्वार्टर है, मुंबई के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र गठन के दौरान देशों की संख्या क्या थी, संयुक्त राष्ट्र गठन के देशों की संख्या की अगर बात करें, उसमें कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, और 5 सदस्य क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। सॉरी, 5 सदस्य क्या हैं, स्थायी थे जी। 5 सदस्य की क्या है, इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या है। उसके बाद हम आगे की बात करें, नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या होती है जी 300। कितनी होती है जी, 300 होती है। अगर हम बात करें, जब मनुष्य अगर बात करें, हम मानव के अंदर अगर हम बात करें, एक व्यक्ति के अंदर की अगर हम बात करें, एक युवा की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 206। लेकिन नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं। वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, तो कौन है, ये है निकोलस मादुरो। कौन है, निकोलस जी क्या के है, वर्तमान राष्ट्रपति हैं किसके, वेनेजुएला के। उसके बाद की अगर हम बात करें, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जी रामनाथ कोविंद। कौन है जी, रामनाथ कोविंद क्या है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री हैं जी नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, भारत का सर्वण काल, सॉरी, हाँ, भारत का सवर्ण काल की अगर हम बात करें तो किसके काल को बोला जाता है जी, वो बोला जाता है गुप्त काल के काल को। किसको बोला जाता है, गुप्त काल के काल को बोला जाता है भारत का सवर्ण काल। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं अभी तक। उसके बाद आज के इन क्वेश्चनों को हम यहीं पे विराम देंगे। हमने आज क्या है, बहुत सारे क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन जो पूरी की पूरी शिफ्टों में से अलग से क्वेश्चन रहे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन पीछे वाले रिपीट हुए थे, तो इसलिए हमने क्या है, अलग क्वेश्चन कुछ अलग निकाले हैं जो पीछे क्वेश्चनों में रिपीट नहीं हुए थे। तो ये तो थे हमारे कुछ एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। इनके अलावा जो हमें करना था, जो हमारा टारगेट होता है कि लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के करते हैं, 10 क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड रहते हैं, जो अभी सीजीएल आएगा मई जून के अंदर, उसके हिसाब से हम इनको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो एक बार हम उनकी तरफ और ध्यान देते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन थे। तो हाँ जी, ये है इंपोर्टेंट बैटल। बैटल से रिलेटेड की अगर हम बात करें तो हाइडेस्फील्ड की अगर हम बात करें तो हाइडेस्फील्ड का युद्ध होता है जी 326 के अंदर। ये हम पढ़ चुके हैं कब, जब हमारी लास्ट क्लास हिस्ट्री की थे तो उसमें हमने 4 से 5 युद्धों के बारे में चर्चा की थी। हाइडेस्फील्ड के युद्ध की चर्चा की थी, इसको हम देख लेते हैं, वर्बली हम जान लेते हैं क्या क्या था। 326 बीसी में हुआ था राजा पोर्स और सिकंदर के बीच। हाइडेस्फील्ड का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसी को हम वितिस्ता का युद्ध, इसी को हम हाइडेस्फील्ड का युद्ध, इसी को हम झेलम का युद्ध बोल देते हैं। इसके बाद बात करें हम कलिंग युद्ध की।
कलिंग युद्ध पे ज्यादा हम बहस ना करके, ज्यादा चर्चा नहीं करके, यहाँ पे कलिंग युद्ध की बात करेंगे सिर्फ हम कि कलिंग युद्ध कब हुआ था जी। कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में। कब हुआ था जी कलिंग युद्ध? कलिंग युद्ध हुआ था जी 261 बीसी के अंदर। किस किस के बीच हुआ था? अशोक और राजा खारवेल के बीच। और इसे कलिंग नरसंहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 1 लाख लोगों की हत्या और 1.5 लाख लोगों को क्या कर लिया गया था? कैद कर लिया गया था। किसके अंदर? कलिंग युद्ध के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। रावर का युद्ध जी। रावर का युद्ध की अगर हम बात करें तो रावर का युद्ध कब हुआ जी? 712 के अंदर हुआ। कब हुआ? 712 के अंदर हुआ। पहला अरबों का हमला, पहला मुसलमानों का हमला किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ये किया गया था जी। किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। कहां पे किया गया जी? सिंध प्रांत पर किया गया। रावर के दूर पर अधिकार किया गया। सिंध प्रांत का राजा कौन था? राजा दाहिर सेन था जी। कौन था? राजा दाहिर सेन यहाँ का एक राजा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पेशावर का युद्ध जी। पेशावर के युद्ध की अगर हम बात करें तो 1001 में हुआ था जी। किस किस के बीच ये हुआ था? जयपाल और दूसरी तरफ कौन था जी? मोहम्मद गजनवी था जी। यहाँ पे जयपाल क्या हो जाता है जी? पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद जयपाल क्या कर लेता है जी? शर्म के मारे आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि अगर हम बात करें इससे पहले की, इससे पहले जो मोहम्मद गजनवी का पिताजी था सुबतगिन, वो भी इसको पहले 3 बार हरा चुका है और चौथी बार किसने हरा? मोहम्मद गजनवी ने। उसके बाद हम बात करें तराइन का प्रथम युद्ध। तो लास्ट में हमने यहां तक किया था तराइन का प्रथम युद्ध पे की अगर हम बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है जी 1191 में। किस किस के बीच होता है? एक तरफ तो है मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ कौन है? पृथ्वीराज चौहान। कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी। इनके बीच हुआ था कब? 1191 में। 1191 के युद्ध में कौन जीता? तो 1191 के युद्ध में जीता था जी पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद अगले ही साल 1192 के अंदर एक युद्ध होता है तराइन का दूसरा युद्ध। किस किस के बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में कौन विजित हुआ? तो इस युद्ध में विजित हुआ जी गोरी। कौन विजित हुआ था इस युद्ध के अंदर? इस युद्ध के अंदर विजित हुआ था जी गोरी। एक बार फटाफट से ध्यान दे लीजिए। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था? तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? फटाफट से बता दीजिए। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का जो प्रथम युद्ध था, इस तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजित होता है अगर बात की जाए तो तराइन के प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें तो इसके अंदर विजित होने वाला पहला शासक था पृथ्वीराज चौहान। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में कौन विजित होता है? गोरी विजित हो जाता है। और जैसे ही गोरी तराइन के दूसरे युद्ध में विजित होता है 1193 में दिल्ली को क्या बना लेता है? अपनी राजधानी बना लेता है। क्या बना लेता है? अपनी राजधानी बनाता है। किसको? दिल्ली को। और तराइन को ही क्या बोला जाता है?
तराइन को ही बोला जाता है दिल्ली का क्या, प्रवेश द्वार। क्योंकि बात करें हम दिल्ली पे जितनी भी हुकूमत चली है कहाँ से होती हुई गई हैं, तराइन से होती हुई गई हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चंदावर के युद्ध की अगर हम बात करें तो चंदावर का युद्ध हुआ था जी 1194 के अंदर। कब हुआ था, 1194 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच हुआ था ये हुआ था जी कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरी तरफ कौन थे, दूसरी पर थे चंदावर जी को। वहां पे जो शासक कौन है यहाँ पे, जयचंद। कौन थे, जयचंद यहाँ के शासक थे। और इनके साथ ही ये युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर जयचंद की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा हत्या की जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्यों, क्योंकि जयचंद ने विश्वासघात किया था। किसके साथ विश्वासघात किया था जी, गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था जी 1526 के अंदर, दूसरा युद्ध हुआ जी 1556 के अंदर और तीसरा युद्ध हुआ जी 1761 के अंदर। पहला युद्ध कब, 1526 में, दूसरा युद्ध कब, 1556 में, तीसरा युद्ध कब, 1761 में। पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ जी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस किस के बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ जी। इस युद्ध की अगर हम बात की जाए तो इस युद्ध में यहाँ पे चर्चा करें तो इस युद्ध में पराजित कौन होता है, इब्राहिम लोदी। और पराजित के साथ साथ यहाँ पे इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है जी, मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक जो युद्ध स्थल पे मारा गया वो कौन था, वो था जी इब्राहिम लोदी। उसके बाद हम बात करें, बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है और नींव डाल देता है 1526 में बाबर किसकी, मुगल वंश की। किसकी डाल देता है जी, मुगल वंश की। उसके बाद हम बात करें 1556 की, तो 1556 की अगर हम बात करें तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच होता है। यहाँ पे अकबर का नेतृत्व कौन करता है, बैरम खां करता है और यहाँ पे हारता कौन है, हेमू हार जाता है। उसके बाद तीसरा युद्ध करें हम, देखें हम 1761 में किस किस के बीच हुआ था, मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच क्या होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजित कौन होता है, इस युद्ध में विजित होता है जी अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, खानवा का युद्ध कब हुआ जी। खानवा के युद्ध की अगर बात की जाए तो खानवा का युद्ध हुआ जी 1527 के अंदर। किस किस के बीच हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच। किस किस के बीच हुआ जी, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। बाबर ने इस युद्ध में एक नारा दिया था, कौन सा, जिहाद का नारा। कौन सा नारा दिया जी, जिहाद का यहाँ पे एक नारा दिया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, चंदेरी का युद्ध जी कब होता है, 1528 के अंदर। कब होता है जी, 1528 के अंदर कौन सा युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गागरा का युद्ध कब होता है जी, 1529 में होता है। और 1530 में क्या हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चौसा का युद्ध कब हुआ, चौसा का युद्ध हुआ जी 1539 के अंदर।
किस किस के बीच हुआ? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। किस किस के बीच हुआ था जी? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच ये युद्ध हुआ था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ जी? कन्नौज का युद्ध 1540 के अंदर हुआ। किस किस के बीच? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं को बाहर छोड़ना पड़ता है और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है, मुगल साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है कौन? शेर शाह सूरी। 1540 से लेकर 1555 तक भारत में स्थापना हो जाती है किसकी? सूरी वंश की। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब होता है? 1555 में होता है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 हम कर चुके हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किस किस के बीच? मानसिंह और महाराणा प्रताप सिंह। यहाँ पे अकबर का नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह कर रहा था। और दूसरी तरफ कौन था? महाराणा प्रताप यहाँ पे था। दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। अहमदनगर दरमत का युद्ध, करनाल का युद्ध, खेड़ा का युद्ध, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन बच गए, अब हम इनको क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जी। आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करेंगे। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे कमेंट कर दीजिए कि किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से पूछ लीजिए। और हमारी जो भी क्लास होती है ये मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, तो 8 बजे सारे के सारे तैयार रहा करो क्लास के लिए। तो अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जो और स्टूडेंट है उनका भी क्या हो सके? भला हो सके। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही।